नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी और भाजपा 240 तक कैसे पहुंचे? आज ये 240 तक पहुंचने के पीछे कितना गड़बड़ झाला हुआ है, कितने अवैध और अनैतिक काम हुए हैं, कितनी धांधलेबाजी हुई है और कैसे राजीव कुमार और उनका आयोग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा है, देख करके भी अनदेखी करता रहा है। एक वीडियो के जरिए खुलासा होगा। मध्य प्रदेश में कैसे 29 में 29 आई, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप कैसे हो गया, इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। ये वीडियो अपने आप में एक सबूत है और एक सबूत पर्याप्त होता है। जैसे एक चावल के दाने से पता चल जाता है कि चावल पका है या कच्चा है, एक वीडियो सबूत ये बताने के लिए पर्याप्त है कि ये 240, इस 240 के पीछे कितने गड़बड़ झाले हुए। एडीआर की रिपोर्ट और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, इन दोनों की रिपोर्ट जो आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 सीटें ऐसी थीं जिन 70 सीटों को जबरिया जीता गया, गड़बड़ी करके जीता गया। ये एडीआर की रिपोर्ट और वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, उन दोनों रिपोर्टों का निचोड़ में बता रहा। ये हमारे पास आंकड़े नहीं है, ये हमारे आंकड़े भी नहीं है, न्यूज लॉन्चर के आंकड़े नहीं। लेकिन ये वोटों में गड़बड़ी कैसे की गई, और सिर्फ वोटों में गड़बड़ी नहीं थी, मतदान में कैसे खेल किया गया, कैसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर मनमर्जी किया, फर्जी का मतदान किया, फर्जी वोटिंग की। आज वीडियो सबूत भी दिखाएंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे, छोटी सी चर्चा। लेकिन सबसे पहले कंट्रोल रूम से कहूंगा अभिषेक कुमार को जोड़िए और फिर हम वीडियो दिखाएंगे। अभिषेक जुड़ चुके हैं। मैं आपको मामला बता दूं, ये लता वानखेड़े, सागर विदिशा से जो सांसद हैं लता वानखेड़े, उनके क्षेत्र का मामला है। और खुला कैसे, वहां पर लौकुश कुशवाहा समाज का एक कार्यक्रम था, लौकुश को लेकर के। कुशवाहा, और बिहार के लोग तो जानते हैं कुशवाहा कुर्मी लौकुश समीकरण, वो मध्य प्रदेश में था। उस कार्यक्रम में लता वानखेड़े को आमंत्रित किया गया था। लता वानखेड़े पहुंची, वहां के संगठन को नहीं पता था कि सांसद जी आ रही हैं। जैसे ही सांसद पहुंची, ये खबर लीक हुई। जो स्थानीय संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे, उन्होंने सांसद को घेर लिया कि भाई बिना मुझे बताए कैसे आप आ गई, और जिसके यहाँ आप खाने जा रही हो खाना, जिसने आपको बुलाया है वो कांग्रेसी है। हमने पता है आपको जिताने के लिए क्या क्या किया है। हमने आपको जिताने के लिए फर्जी मतदान किया है। हमने आपको जिताने के लिए कांग्रेस के बूथ एजेंट को बूथ पर बैठने नहीं दिया है। जेल जाते तो हम जाते और आप हमें बिना बताए आ रही हैं। इसी क्रोध में सांसद पर जो गुस्सा फूटा, इसी गुस्से में अपने ही पूरी पोल पट्टी खोल दी। लेकिन खोल दी पोल पट्टी, सुनने वाला कौन है इस दौर में? सुनेगा कौन? वहां पर आयोग में राजीव कुमार जी बैठे हुए हैं, वो उतना ही सुनते हैं जितना विपक्ष के बारे में सुनना होता है। वो भाजपा के बारे में नहीं सुनते। तमाम ऐसे एप्लीकेशन और दरख्वास्त पड़े हुए हैं। अब इस मामले में भी मांग की गई है। एक तो एफआईआर की मांग की गई है, लेकिन मोहन यादव की सरकार है। कहा गया एफआईआर, भाई फर्जी मतदान का कबूलनामा एफआईआर करो। दूसरा, राजीव कुमार से डिमांड की गई है कि भाई इसको संज्ञान में लीजिए, लेकिन कौन लेगा? अभिषेक, मैं सीधा आपके पास आऊंगा, लेकिन वीडियो एक बार आप देख लीजिए और सुन लीजिए जरा, और पूरे देश के लोग सुन लें। जरा सुनाइए कंट्रोल रूम। किया दीदी के चुनाव में अभी अपनी सांसद आई है, 537 काम होना। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए, हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे साहब। आज ये गलत परिपाटी चल रही है। मतलब पूरी तरीके से मतदान हमने करा था, जेल जाते तो हम जाते। कांग्रेस की राज में बड़े हमने किया तो कोई पार्टी के एहसान थोड़ी किया, हमने भी किया। हम 3 सेक्टर संभाल। सुना आपने? 15 वोट फर्जी मैंने डाले, जेल जाते तो हम जाते।
दूसरे जो सामने खड़े हैं वो बता रहे हैं कि जो है 13 बूथ ऐसा था जहां पर पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठने दिया। ऐसे ही थोड़ा 29 में 29 आई है। अब इससे ज्यादा एडीआर की रिपोर्ट, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, वो तो आंकड़ों के जरिए आई थी कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। यहाँ पर तो वीडियो सबूत है, भाजपाई की जुबानी बेईमानी की कहानी, फर्जी मतदान की कहानी। अभिषेक जी, आशीष जी, जो बात आप कह रहे हैं और जो वीडियो में दिखा रहे हैं, दरअसल इस पर तो न्यायालय को सुओ मोटो लेना चाहिए। पहली हाँ। बात तो ये उठता है कि इस देश में सर्वोच्च न्यायालय को इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए, भले ही कोई याचिका पड़े या न पड़े, क्योंकि ये बेहद गंभीर मामला है। ये सार्वजनिक स्वीकारोक्ति इस बात की है कि इस देश में मतदान में धांधली होती है। और आपने आयोग की बात की, राजीव कुमार के आयोग की, जो कभी टीएन सेशन का आयोग हुआ करता था। तो टीएन सेशन के आयोग और राजीव कुमार के आयोग में फर्क वही है जो मधुबाला और कंगना रनौत में है। समझिए, वही बॉलीवुड तब भी था, वही बॉलीवुड आज भी है, वही फर्क है। संस्थाओं को में इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गिरावट आ गई है कि पूछिए मत। और इस देश में क्या आप उम्मीद करते हैं कि आयोग क्या इस पर जाकर के कोई संज्ञान ले लेगा? अशोका रोड पर निर्वाचन सदन में बैठने वाले लोग क्या इस पर कोई संज्ञान ले लेंगे? जी नहीं, क्योंकि सत्ता के पिट्ठू और जब एक जगह बैठेंगे, सत्ता के पिट्ठू जब बैठ करके सरकार के इशारे पर काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आचार संहिता की इतनी शिकायतें गई थी, आपने कहीं सुना कि कोई संज्ञान लिया हो आयोग ने? इन सारी शिकायतों का क्या हुआ जो प्रधानमंत्री के खिलाफ गई थी या भाजपा के टॉप लीडर्स के खिलाफ गई थी? क्या किया इसमें? सूरत के न्यायालय ने जो राहुल गांधी के ऊपर फैसला दिया था, अशोका रोड पर निर्वाचन सदन में बैठने वाले लोग और उनका आयोग उस न्यायालय से बिल्कुल इतर सोच का नहीं है। यह बात बिल्कुल कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आज की तारीख में इस देश में चुनाव एक मजाक बनकर रह गया है। चुनाव के नाम पर क्या हो रहा है इस देश में, ये तो सार्वजनिक स्वीकारोक्ति आपने देखी कि सांसद जब काम नहीं कर रही है कार्यकर्ताओं का, तो सारी पोल पट्टी कार्यकर्ता खोल रहा है कि किस तरह से उसने पोलिंग एजेंट को नहीं बैठने दिया। सवाल यह है, पोलिंग एजेंट नहीं बैठा, पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर किसने किया? जब मशीनें सील की जा रही थी तब सील करने के टाइम सिग्नेचर होता है ना, मास्टर की दबा के दिखाया जाता है ना कि टोटल वोट इतने पड़े, और फिर वो अपने से मैच करता है, सिग्नेचर करता है। तो क्या वो सिग्नेचर फर्जी है? और फर्जी सिग्नेचर के आधार पर मशीनों को सील कर दिया गया, और फिर वही सील मशीनें काउंटिंग जहां होती है, मतगणना स्थल पर वो खोली गई। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पर इतना बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें कैसे आई है? एक तरफा नतीजा मध्य प्रदेश में कैसे आया है? क्या गुजरात में 26-0 का स्ट्राइक रेट ऐसे ही मेंटेन होता था? यही गुजरात मॉडल है। क्या इसी चुनाव प्रक्रिया के तहत इस देश में लोकतंत्र की सफलता की कामना की जाएगी? क्या इसी चुनाव प्रक्रिया के तहत चाहे दिग्विजय सिंह हो या नकुल नाथ हो या तमाम कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार हो, मध्य प्रदेश में हराए गए? क्या यही चुनाव प्रक्रिया थी जिसका ट्रेलर खजुराहो में नॉमिनेशन रद्द कर दिखाया गया? इंदौर में कैंडिडेट के साथ, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के साथ क्या किया गया? क्या इसी चुनाव मॉडल का एक शुरुआती ट्रेलर था जिसकी फिल्म आप देख रहे हैं कि 15-15 बोगस वोट डालने वाला साफ साफ कह रहा है, सांसद को अपना आसान जता रहा है। और इस तरह से जब चुनाव प्रक्रिया इस देश में चलाई जाएगी तो चुनाव का ढोंग करने की क्या जरूरत है? निर्वाचन सदन में बैठने वाले लोग निर्वाचन सदन में क्यों बैठते हैं? क्यों नहीं चले जाते हैं? ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहीं बैठते। वो उनसे ज्यादा इज्जत उनकी है। ये स्थिति इस देश में बन गई है संवैधानिक संस्थाओं की। संवैधानिक संस्थाएं इस देश के अंदर, आप ये कह सकते हैं कि संवैधानिक व्यभिचार का बहुत बड़ा अड्डा बनती जा रही है, और न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना होगा। विद्वान न्यायाधीश, हमारे चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर चंद्रचूड़ कहते हैं कि संस्थाओं की तो छोड़िए, अगर जजों में के भी निर्णय से किसी को असहमति है तो उसकी आलोचना जरूर होनी चाहिए। बहुत सही बात कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि निचली अदालतें जमानत देने के मामले में दबाव महसूस करती है। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं अपना स्टेटमेंट नहीं कोट कर रहा हूं। और किस तरह से इलेक्शन कमीशन, जो कमीशन है ये, वहां कैसे काम होता है देखिए। पुणे लोकसभा का बाई इलेक्शन बहुत बेशर्मी के साथ आयोग ने कह दिया न्यायालय में कि हम भूल गए थे। जो आयोग
उसे ये याद नहीं है कि अमुक सीट खाली है, उस पर चुनाव कराना है, क्या उनको वहां कुर्सी पर बैठने का नैतिक अधिकार है? आपका काम क्या है भाई? कल को कोई कहे कि जज साहब कोर्ट जजमेंट देना भूल गए हैं, रात में टाइम पर नहीं उठ पाए, पिटीशन पड़ा था, सुबह सुबह उसको फांसी हो गई 6 बजे, तो क्या इस बात को लोग बर्दाश्त कर लेंगे इस देश में? क्या ये बात इस देश में सफल लोकतंत्र के लिए यूं ही छोड़ दी जाएगी ऐसे ही कि जो हो रहा है होने दो? जो पहले किताबों की पिछले पन्ने पर लिखा होता था गीता साहब, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्या इसी तरह इसको मान लिया जाए? दरअसल इस देश में आज की तारीख में आप कहें तो इस देश को पूरी तरह से लोकतंत्र का जो सपना देखा गया था, जिस ढंग से लोकतांत्रिक संस्थाओं से उम्मीद लगाई गई थी, जिस ढंग से टीएन शेषन ने निर्वाचन की प्रक्रिया को संपन्न कराने वाली संस्था की प्रतिष्ठा इन लोगों के बीच में बनाई थी। आशीष जी, आप तो काफी सीनियर हैं हमसे, हम लोग उस पीढ़ी के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तीसरी चौथी क्लास से लेकर के छठी सातवीं क्लास तक के उस पीढ़ी के बच्चे हैं जिस पीढ़ी में शाहरुख खान से ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन इस देश के बीच टीएन शेषन हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन टीएन शेषन हुआ करते थे। इस देश में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव है कि एचडी देवेगौड़ा है कि 13 दिन वाले वाजपेयी जी है, कौन पूछता था टीएन शेषन के जमाने में? इस देश का एक ही पोस्टर बॉय था, वो था टीएन शेषन, जो इस देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जो जद्दोजहद उस इंसान ने की थी, उस व्यक्ति ने की थी। वो व्यक्ति आज देखिए, आज राजीव कुमार क्या कर रहे हैं? एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा देकर चला गया बीच में, आज तक आप जान पाए क्यों इस्तीफा देकर गया? चुनाव आयोग में ही थे ना अशोक लवासा, उन्हें एडीबी में भेजा गया। ये सारी गड़बड़ियां क्यों हो रही है? ये सारी गड़बड़ियां इसलिए हो रही है कि संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही। 1 मेंबर बेंच को आप 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन तो बना दिए, लेकिन 3 मेंबर बनाने के बाद उस आयोग में आप देखें, जो चीफ है उसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिल जाती है कि बिना संसद के या बिना विभागीय प्रक्रिया और जांच के आप हटा नहीं सकते। बाकी दोनों को तो जब मर्जी सरकार हटा दे, किसी को एडीबी में भेज दे, और इसका नतीजा ये हो रहा है कि दबाव में काम कर रहे हैं सब। आखिर उन दोनों को जब अधिकार बराबर दिए गए, अगर चीफ के खिलाफ उस आयोग में चीफ के खिलाफ बाकी दोनों एक हो जाए, तो बाकी दोनों जो फैसला लेंगे 2-1 से वो लागू होगा। ये ध्यान रखिए। और वो जो 2-1 से लागू होगा, वो 2 जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है, उन्हें कभी भी सरकार कान पकड़ के हटा सकती है। तो फिर क्यों उन्हें बराबर के अधिकार दिए गए साहब? क्यों दिए गए? यही करवाने के लिए दिए गए कि एक व्यक्ति 15 वोट डालेगा और फिर उसके बाद कैमरे पर आकर के कहेगा कि हमने 15 वोट डाला, जेल जाते तो हम जाते। इस तरह से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को वो धमकाने का काम करेगा लोकतंत्र में। मैं आपने जब ये 15 वोट वाली बात कही, यहीं पे हम इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे, इसी पर टिप्पणी लेकर के। ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं थे कि ये बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख, मतलब वो भी बड़े हैं, वो छोटे नहीं है भाजपा में। लेकिन आप मैं नाम बता देता हूं, मंडल महामंत्री राम गुलाम राजौरिया, विधायक प्रतिनिधि संजय अत्तू भंडारी, ये लोग थे वहां पर जो ये बता रहे थे कि शान से कि 13 बूथ पर कांग्रेसी हमने बैठने नहीं दिया, और जो है बता रहे कि हम 15 वोट हमने खुद डाला, खुद 15 वोट डाले हमने, और जेल जाते तो हम जाते। ये कहने वाले लोग जो कार्यकर्ता और नेता उस समय थे, ये छोटे मोटे नहीं, मंडल महामंत्री है, विधायक का प्रतिनिधि है। यानी ये जो सैंपल हमने लिया कि एक वीडियो, एक कबूलनामा, एक सबूत आया, ये सिर्फ एक छोटा सा एक सैंपल भर है। जैसे ओपिनियन पोल में आता है, सैंपल आता है, इसका मतलब ये बड़े पैमाने पर इंप्लीमेंटेशन हुआ होगा। एक का गुस्सा फूटा तो बता दिया 15 वोट डाले थे और हमको नहीं बता रही हो कि आना है यहाँ पे। इसका मतलब ये बड़े पैमाने पे इंप्लीमेंट हुआ होगा, चिन्हित किए गए होंगे, सीटें चिन्हित की। यही बात तो एडीआर कह रहा है कि 161 सीटों के अलावा जो 79 सीटें हैं वो कैसे हासिल की गई है। 161 प्लस 79 240 होता है। यही बात तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसको हम एडीआर कहते हैं, वो कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि निर्वाचन की प्रक्रिया के ऊपर जब इस देश में इतने गंभीर सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक एडहॉक व्यवस्था बनाई थी कि जब तक कानून नहीं बनाएगी संसद,
तब तक आयोग के लोगों की नियुक्ति के लिए जो 3 मेंबर की बेंच होगी उसमें पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ तीसरे व्यक्ति का नाम मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित किया गया सर्वोच्च न्यायालय का कोई जज होगा। यही था ना, हाँ 3 मेंबर की। और उसकी जगह उन्होंने कहा कि ये तब तक काम करेगी एडहॉक कमेटी जब तक कि संसद कानून नहीं बनाती। संसद ने कानून बनाया तो जुडिशियल मेंबर को यानी चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया। अब उनकी जगह लॉ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री आएंगे, यानी सरकार के पक्ष में 2-1 से बहुमत झुका रहेगा। अरे कम से कम निर्वाचन, उसके बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सीबीआई, ईडी का डायरेक्टर, इन सब चीजों पर नियुक्ति के मामले में तो निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। आप देखिए, जो लोग केजरीवाल साहब की जमानत लगातार खारिज करते रहे, वो अधिवक्ता परिषद एक आरएसएस का है, उसकी बैठक में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना। आप कहने के लिए क्या बचता है इस देश में? क्या बचता है अब कहने के लिए? इस जुडिशियरी का इतिहास ये था इस देश में कि जज 4 बजे सुबह के पहले अपनी मॉर्निंग वॉक खत्म करते थे। क्यों खत्म करते थे? जस्टिस पीएन भगवती का शायद था वो, मैंने एक मेमोयर पढ़ा था किसी जज का। उन्होंने कहा था कि नहीं, किसी व्यक्ति का चेहरा यदि हम देखते हैं और उस चेहरे पर जो दीनता होगी, जो दास्ता होगी या जो खुशी होगी, जो भी जिस तरह का भाव होगा, उस भाव से हमारे जजमेंट कहीं ऐसा ना हो कि सेंटिमेंटल होकर प्रभावित हो जाए। लिहाजा हम अपनी मॉर्निंग वॉक को दूसरों की मॉर्निंग वॉक शुरू होने के पहले खत्म करते हैं, क्योंकि व्यक्ति उस दरमियान सुबह में बहुत नेचुरल प्राकृतिक वो होता है, उसके चेहरे पर भाव होते हैं। तो न्यायपालिका की ये इस देश में रही है, और संवैधानिक संस्थाओं की ऐसी इस देश में रही है इज्जत। और संवैधानिक संस्थाओं, आप देखिए, सतर्कता आयुक्त किसने बनाया था? एन विट्टल को राजीव गांधी ने बनाया था। क्या हुआ था उसके बाद? बोफोर्स के मुद्दे पर सीएजी जो थे राजीव गांधी के बनाए हुए थे। बोफोर्स के मामले को सीएजी ने पकड़ा था। क्या हुआ था? विनोद राय को मनमोहन सिंह ने बनाया था। क्या हुआ था 2G स्पेक्ट्रम में? भले ही बाद में माफी मांगी, तमाम झूठे और मिथ्या आरोप लगाए, लेकिन क्या सरकार ने जिन्हें बनाया वो सरकार से डर गए थे क्या? बिल्कुल नहीं डरे थे। टीएन शेषन को तो चंद्रशेखर ने बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या वो डर गए थे क्या उनसे? ये बताइए। केपीएस गिल को तो चंद्रशेखर ने बनाया था, क्या उनसे डर गए थे क्या? वो चाहते थे पंजाब में चुनाव, बढ़ गए कि नहीं अभी माहौल नहीं है, अभी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें, लोग तमाम तरह के उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। और जिस ढंग से संस्थाओं के ऊपर आज की तारीख में अटैक हो रहा है, संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है, तो अभी आप ट्रेलर देख रहे हैं। लोकतंत्र को चुनाव तंत्र में पहले तब्दील किया गया, और उस चुनाव तंत्र से भी आगे जाकर के आप ये कहें कि फर्जी चुनावी प्रक्रिया के दौर में इस देश का लोकतंत्र चल रहा है। आपने कभी सुना होगा, एक चर्चा होती है कश्मीर के 1987 के चुनाव की। तमाम मीडिया लिखता है कि 87 के चुनाव के नतीजों में बहुत भारी पैमाने पर कथित तौर पर गड़बड़ियां हुई, जिसके बाद कश्मीर में सेंटीमेंट लोगों का दूसरा हो गया। तमाम मीडिया इस बात को लिखती है। उसके बाद के हालात, परिस्थितियां बदल गए। फारूक साहब को जिताने के लिए कहा जाता है कि कथित तौर पर कुछ हुआ था। यहां तो इस देश के अंदर चुनाव में दूसरा कोई नहीं, बीजेपी के लोग सांसद के सामने कैमरे पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बिहार में विधायक है गोपाल मंडल, नीतीश कुमार की पार्टी के, वो कहते हैं कि हमने किसी को मरवा दिया, बाद में इनकाउंटर लिखवा दिया। यही इस देश का सिस्टम चल रहा है जनाब, कि एक के बदले 15 वोट डालने वाला कैमरे पर अट्ठास के साथ बोलता है, किसी को खुद स्वीकार करता है, कोई एमएलए, कोई जनप्रतिनिधि की कोई किसी को मरवा दिया और इनकाउंटर लिखवा दिया। ये इस देश का सिस्टम हो गया है, और न्यायपालिका चुप बैठी हुई है। सारी समस्याओं को आज की तारीख में आप जान लीजिए, या तो 2 ही चीजें ठीक कर सकती, या तो इस देश की जनता। लोकतंत्र में जब भी विकृति आती है जनता ठीक करती है। जेपी मूवमेंट में भी ठीक किया था जनता ने, और उसके बाद के दौर में भी ठीक किया। तो या तो जनता ठीक करे या न्यायालय ठीक करे। आज की तारीख में बहुत माफी के साथ हम कहना चाहते हैं, इस देश की जनता और न्यायालय कुछ हद तक दोनों से सिविल सोसाइटी में लोकतंत्र के लिए सोचने वाला, नागरिक समाज के लिए सोचने वाला तबका
अब नाउम्मीद हो चुका है। जी सुप्तावस्था में है। इसी पर चर्चा खत्म करेंगे। आपने कहा सुओ मोटो, आपका मोटो क्या है? सुओ मोटो तो बाद में, जब मोटो ही आपका एक तरफा है, मतलब मोटो ही आपका है एक व्यक्ति की साधना करना, पूजन करना। आज की तारीख में टीएन शेषन की आप बात करते हैं। टीएन शेषन तो जब उनको कहा गया चुनाव आयुक्त बनने के लिए, तो राजीव गांधी को रात में फोन किया, राजीव गांधी ने से सलाह लिया, राजीव गांधी ने मना भी किया। फिर उसमें वो लंबी कहानी है, उसमें कई जगह से रिक्वेस्ट आए। उस समय राष्ट्रपति थे सुब्रमण्यम जो स्वामी ने किया, यानी भाई राष्ट्रपति, बनो। हाँ हाँ, फिर उनसे जो राष्ट्रपति उस वक्त थे, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया। तो फिर कुल मिला जुला वो भी करके बन तमिलनाडु गए। कहीं थे राष्ट्रपति और जब बने वेंकटरमन। तो राजीव गांधी ने भी मना किया था। राजीव गांधी से अच्छे संबंध थे, राजीव गांधी मानते थे। तो उस वक्त ये बात आई थी कि गलती कर रहे हैं जो लोग, बना रहे हैं वो गलती कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे। खैर, राजीव कुमार को अगर कभी वक्त मिले तो टीएन शेषन को पढ़ लिया करें, शेरो शायरी से वक्त मिले। उनसे तो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार पूछ लेते हैं कि जी ये आरोप लगा, ये आरोप वगैरह सब कुछ हम कुछ लोग काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, एक समूह है जो बदनाम करने में लगा है। वो पॉलिटिकल, मतलब ऐसा व्यक्ति बैठा है उस कुर्सी पर, हम तो आयोग का नाम लेने में भी आजकल शर्मिंदगी महसूस करते हैं लेकिन वो राजीव कुमार नाम का शख्स जहां बैठा है, प्योर पॉलिटिकल, जो किसी पार्टी का और किसी पार्टी का एक पार्टी का प्रवक्ता बन के जवाब देते हुए नजर आता है। विपक्ष को टारगेट करना, एक संवैधानिक संस्था का मुखिया बन करके बैठा हुआ व्यक्ति विपक्ष को टारगेट करे, बताइए। और उसका वो व्यक्ति जिसको चुनाव कंडक्ट करना है, भाई लोकतंत्र की वहीं से लोकतंत्र का जो है अंकुरण होता है, लोकतंत्र की रोशनी वहीं से आती है, और वो व्यक्ति विपक्ष को टारगेट करता है। इससे ज्यादा तो कोई सबूत ही नहीं होना चाहिए, वाकई सुओ मोटो लेना चाहिए। लेकिन फिर बात मोटो की आती है। इजाजत दीजिए, सबूत सामने है, इंतजार करिए आप लोग, देखिए इस देश में कोई सुओ मोटो लेता है क्या। एक याद दिला दें आशीष जी, छोटी सी बात है। गुजरात में नरेंद्र मोदी चाहते थे कि जो सांप्रदायिक बवाल हुआ था, लोग हताहत हुए थे, उसके बाद विधानसभा भंग की गई थी, तत्काल चुनाव हो जाए। लेकिन उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदो चाहते थे कि नहीं, नियम यह है कि 6 महीने भंग होने के 6 महीने के भीतर, तो 6 महीने के भीतर जब आयोग को लगेगा कि अब उपयुक्त परिस्थितियां हम कराएंगे, तब क्या बोलते थे नरेंद्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री, क्या जेम्स माइकल लिंगदो इटली से निर्देश प्राप्त करते हैं? ये बयान आपने सुना था कि नहीं सुना था? अब इसलिए कि वो क्रिश्चियन थे, समझ गए ना। मतलब आयोग के जिसकी वजह से आयोग की प्रतिष्ठा है, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी थे, बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी थे लिंगदो। रिटायर हुए तो आपको जान के हैरत होगी, अविवाहित थे लिंगदो साहब, 6 या 7 कुत्ते पाले हुए थे। अपने कुत्तों को लेकर के दिल्ली के सरकारी बंगलों से वो हैदराबाद के लिए, जहां उन्होंने घर बनाया था रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए एक छोटा सा, उनके साथ उनके कुत्ते ही सामान के रूप में या परिवार के सदस्य के रूप में गए थे। वो तस्वीर मुझे अभी भी याद है जो अखबारों में छपी। कहाँ जेएम लिंगदो की बात ये राजीव कुमार के तुलना में, ये बात मोदी जी से जुड़ती थी। जेम्स माइकल लिंगदो पूरा नाम बोलते थे। नहीं, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं है। आज तक देश में बेचा क्या 2000 से, सिवाय जेम्स माइकल लिंगदो। मंगलसूत्र कौन लेके जाएगा, भैंस आपकी कौन खोल ले जाएगा, सिवाय डिवीजन नफरत के सिवाय बेचा क्या माननीय मोदी जी ने, परम आदरणीय मोदी जी ने, अविनाशी मोदी जी ने। खैर, इस सबूत को भी देखते हैं सामने। घर जाइएगा तो प्रोग्राम के बाद पूछ लीजिएगा घर पे कि भैंसी उसी पाले होंगे, कोई है कि सही में खोल के ले गया। चलिए इजाजत दीजिए, लेकिन ये सबूत गंभीर हैं। ये विषय सामान्य व्यंग का, हंसी का, ठहाकों का और मजाक का नहीं है। अगर ऐसे ही चुनाव हो रहे हैं तो फिर ढकोसला ही बंद कर देना चाहिए। इजाजत दीजिए, देखते रहिए न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।